ओके सो बच्चों बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। केस 1 लास्ट क्लास में हम खत्म कर चुके हैं, यू रिमेंबर दिस। और केस 2 आज हमने करना है। केस 2 क्या है? अब अगेन केस 2 में वही सीन है, हम बात करने लगे किसकी, हम बात करने लगे यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो आपके पास तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई सारे मोनोडेंटेट हो, जो कि हमने लास्ट सेक्शन में किया है। 6 के 6 एक जैसे मोनोडेंटेट, फिर 4 एक जैसे, 2 एक जैसे, और फिर 3 एक जैसे और 3 एक जैसे। 3 पॉसिबिलिटी हमने की थी। अब हम करने वाले हैं भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोई मसला नहीं है। अब हमारा मसला क्या है कि 3 हमारे पास बाइडेंटेट आ गए, तो एक बाइडेंटेट 2 लोन पेयर देगा, तो 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो 3 बनाएंगे 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो ऑक्टाहेड्रल ये कहलाएगा। इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? दूसरा ये कि अगर उनमें से 2 आपके पास क्या हो, बाइडेंटेड और 2 मोनोडेंटेड हो, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये हमें देखना है। तो आपने याद रखना है 3 अगर आपके पास बाइडेंटेड होंगे बच्चों, तो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, बट आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। और अगर आपके पास 2 बाइडेंटेड और 2 मोनोडेंटेड हो, तो आपके पास 2 ऑप्टिकल 2 ज्योमेट्रिकल बनेंगे, जो टोटल कहलाते हैं 3 स्टीरियो आइसोमर्स। चलें पहले वाले की एग्जांपल करते हैं कि अगर आपके पास 3 बाइडेंटेड हो, यू कैन सी दिस ओवर हियर, निकल जो है आपके पास यहाँ 3 बाइडेंटेड के साथ मिलकर जो है आपके पास ऑक्टाहेड्रल बना रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको हमने इस तरह ड्रॉ कर दिया जैसे कि हमने पहले भी इसको ड्रॉ करके आपको दिखाया है कि एक ऑक्सीजन के साथ एक लोन पेयर जा रहा है, दूसरा ऑक्सीजन के साथ दूसरा लोन पेयर जा रहा है, और ये मैंने इन दोनों को कनेक्ट भी किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, और इस तरह से इनको कनेक्ट किया हुआ है, और इसको कनेक्ट किया हुआ है। ये बात कंफर्म कर रही है कि ये बाइडेंटेड है, ठीक है ना। इसी तरह अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमर बना सकता है। ये स्ट्रक्चर आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर बना सकता है। उसकी वजह यह है कि ये सुपर इम्पोजिबल इमेज बना सकता है, कि अगर आप इस वाले को उलट कर रख दें कि इसी जैसे दूसरे के ऊपर, तो डेफिनेटली एक दूसरे पे फिट नहीं होंगे, एक दूसरे पे कंप्लीटली नहीं उतरेंगे। जैसे फॉर सपोज अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड से मिलाएंगे आप, यानी कि लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड अगर आप रख देंगे अपना, तो यू विल सी दिस कि एक तरफ आपका अंगूठा राइट हैंड साइड पे जा रहा होगा, एक तरफ आपका अंगूठा लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा होगा, वो एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठ रहे होंगे। तो इसको बोलते हैं नॉन क्या कहते हैं, इसका बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। ऐसी इमेजेस जो कि एक दूसरे पर क्या ना हो, आपके पास फिट ना हो। दूसरा देखिए, इसकी एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट हैंड है, आपके पास राइट हैंड है, इन दोनों को अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपके पास सुपर इम्पोजिबल इमेज नहीं बनेगी। नॉन इम्बो सुपर इम्पोजिबल इमेज बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। तो जो भी आपके पास हो सकता है ऐसा स्ट्रक्चर जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाएगा, उसको हम बोलेंगे कि भाई ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। यू कैन सी दिस। अगर निकल वाले को आप उठा के दूसरे वाले निकल पे रखोगे, तो ये एक दूसरे के ऊपर फॉलो अप नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन इस तरफ है, यहाँ ऑक्सीजन इस तरफ है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ, और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, और यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो एक दूसरे पर फिट नहीं होंगे, एक दूसरे पर नहीं बैठेंगे। इस वजह से क्या कहलाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस होती हैं, वो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। ऑलराइट बच्चों, यस सर। उसके बाद आपके पास सेकंड पॉसिबिलिटी है कि 2 आपके पास क्या आ गया भाई, बाइडेंटेड, और 2 आ गया आपके पास मोनोडेंटेड। तो सबसे पहले तो उसकी ट्रांस और सिस की बात कर लेते हैं। आप देखें ट्रांस में वही वाला ऑप्शन रहना है, चेंज नहीं होना है। ये देखें, अगर 2 वाले जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, 2 वाला जो है अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, वो किसी भी तरह से आ सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, आपकी मर्जी है, जहां दिल चाहे आप उसको लगा दें, बट अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी अगर मैंने देखा है, तो यहाँ मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो है, तो दे वुड बी कंसीडर एज व्हाट, दे वुड बी कंसीडर एज ट्रांस स्ट्रक्चर। तो ये कहलाएंगे आपके पास ट्रांस स्ट्रक्चर। तो ये होगा इसके ट्रांस स्ट्रक्चर। दोनों में से कोई सा भी बना दें, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर H2O को दूसरे वाले डायगोनल पे लगा लें, वो भी आपके पास क्या कराएगा, वो भी आपके पास ट्रांस ही कराएगा। और अगर आप एक जगह से जगह पे लगा देते हैं, जैसे फॉर सपोज H2O को मैंने एक जैसी जगह पे लगा दिया, यहाँ लगा दिया, या मैंने H2O को ए से बराबर बराबर में लगा दिया, या एक छोड़ के भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाइडेंटेड है, तो एक छोड़ के इससे नहीं लगा पाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये सेस स्ट्रक्चर कहलाएगा। दोनों ही स्ट्रक्चर आपके पास ये सेस कहलाएंगे अगर वो बराबर बराबर में हो, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करेगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा वाला शो करेगा भाई, ऑप्टिकल आइसोमर आपके पास शो करेगा सिर्फ और सिर्फ सेस वाला, ट्रांस वाला नहीं करेगा। क्योंकि आप देखें ट्रांस वाला ऊपर से और नीचे से एक जैसा है, साइडों से एक जैसा है,
तो अगर आप इसी तरह के एक और स्ट्रक्चर पे इसको रखेंगे तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएंगे, इम्पोजेबल हो जाएंगे, सही है ना। तो उसको आप बोलेंगे कि भाई सुपर इम्पोजेबल इमेज है, तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आप सेस वाले को देखो, तो सेस वाले को अगर आप बराबर वाले पे रखते हो तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर एन और एन आ रहा है, और यहाँ पर इस तरफ आ रहा है, यहाँ पर इस तरफ आ रहा है, यहाँ इस तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली एक दूसरे पे फिट नहीं होंगे। जब ये एक दूसरे पे फिट नहीं होंगे तो ये कहलाएंगे, ये क्या है भाई, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं, और फिर ये कहलाएगा ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है भाई, ये कहानी है आपके पास, तो आप ये याद रखिएगा। वैसे एक हो गया आपके पास ये स्ट्रक्चर, एक हो गया ये स्ट्रक्चर, तो दो हो गया ज्योमेट्रिकल, एक ये स्ट्रक्चर हो गया, एक ये स्ट्रक्चर हो गया, तो आपके पास दो ऑप्टिकल भी हो गए। दो ऑप्टिकल हैं, दो ज्योमेट्रिकल है, पर इन टोटल अगर आप देखें तो तीन स्टेरियो आइसोमर्स। ऑलराइट बच्चों, सर ऑप्टिकल वाला नहीं समझ आया। ऑप्टिकल वाला समझ में नहीं आया? ऑप्टिकल वाला क्यों समझ में नहीं आया, जरा देखें दोबारा से। ऑप्टिकल वाला आपके पास हम बनाते हैं दोबारा से। ये देखें, आपके पास ये सेस है ना, ये ऑक्सीजन और वाटर यहाँ पर लगा है, ठीक है, ऐसी है। जी सर। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें वाटर कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है ना। जी। तो ये एक दूसरे पे अगर आप रखेंगे उल्टा करके, तो ये इजीली क्या बनाएंगे, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। बस यही आपने याद रखना है, सेस वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, ट्रांस वाला नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांस वाले में आप देखें दोनों साइड पर ये एन लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप इसको उठा के इधर उधर करती हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा? अगर आप एन इस तरफ वाले को इधर कर दें, इस तरफ वाले को लेफ्ट पे कर दें, राइट वाले को लेफ्ट पर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट और राइट के ऊपर एन लगा हुआ है। तो अगर लेफ्ट वाले एन को राइट पे कर दोगे और राइट वाले एन को लेफ्ट पे कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दूसरे पे फिट हो जाएंगे ये इजीली, ठीक है। जी सर। तो ट्रांस वाला आपके पास सुपर इम्पोजेबल इमेज नहीं बनाएगा, सॉरी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज नहीं बनाएगा, जबकि ये वाला बना लेगा, सेस वाला। ठीक है भाई, चलें आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आपके पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर आप बात करें तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि आपके पास जो है चारों एक जैसे हों एनाइंस, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास दो एनाइन एक जैसे हों और बाकी दो एनाइन एक जैसे हों। अगर ऐसा होगा तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि शॉर्टकट है, इसको देख के आप बता सकते हो कि हाँ यार आपके पास ये अगर दो अलग अलग एनाइन होंगे, दो दो, तो वो क्या बनाएंगे, वो आपके पास बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर। और अगर दो चारों के चारों एक जैसे होंगे तो वो आपके पास क्या बनाएंगे, वो आपके पास बनाएंगे फिर टेट्राहेड्रल। ऐसा शॉर्टकट में बोल सकते हो, ठीक है ना। बट इसका मेन रीजन क्या है वो हम आगे देखते हैं। देखिए भाई, मेन रीजन ये है कि एक सिस्टम, इसको हम कहते हैं D8 सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास ट्रांजिशन मेटल आइंस जो होते हैं, अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 पर एंड हो रही है, D8 पर एंड हो रही है, तो वो कहलाएगा, वो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, ठीक है ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, यानी कि ऐसा ट्रांजिशन मेटल आइन जिसके आइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 पर एंड हो रही हो, और वो चार मतलब चार डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो, तो वो जो प्लेनर बनाएगा वो कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। इसके अलावा जो होगा वो टेट्राहेड्रल कराएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये बेसिक रूल है इसका, ठीक है ना। और आसान अल्फाजों में अगर आप कहें तो ये भी आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक भी आइसोमर ना हो, अगर आपके पास आइसोमर ना हो, तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, ऐसा ऐसा ट्रांजिशन मेटल आइन जो कि चार डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और उसका कोई आइसोमर ना हो, उसका कोई आइसोमर ना हो, तो वो टेट्राहेड्रल होगा। आसान अल्फाजों में ये भी कह सकते हैं आप, और ये आपका क्लू है, एग्जामिनर आपको ये क्लू भी दे सकता है। और दूसरा ये कि अगर दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो कहलाएगा फिर आपके पास स्क्वायर प्लेनर। सही है भाई, ये भी आप अपने पास लिख सकते हो, इससे भी सर आप आइडेंटिफाई कर ए सकते के हो, अंदर ये कोऑर्डिनेशन पेपर में लाजमी क्या कह रहे हो? ए के अंदर भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसके अंदर स्क्वायर प्लानर क्यों नहीं बनेगा? किसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है? ए वाले के अंदर। हाँ, तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो ए वाला होगा वो ऐसा ट्रांजिशन मेटल आइन होगा जिसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो D8 पर एंड नहीं हो रही होगी, तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। और आसान अल्फाजों में अगर एग्जामिनर आपको देता है कोई क्लू, तो वो ये क्लू देगा कि भाई ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका आइसोमर नहीं होगा।
अगर आइसोमर नहीं होगा तो वो भी टेट्राहीड्रल है। ये भी आपके पास एक क्लू हो सकता है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर भाई कोई आइसोमर ना हो तो इसका मतलब है कि टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होगा, नो आइसोमर। सही है, ये भी आप कह सकते हैं। मेन रीजन ये है कि ये जो इसके अंदर कैटाइन होगा, इसके अंदर जो ट्रांजिशन मेटल आयन होगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 पे एंड नहीं होगी। सही है, जी सर। ठीक है बच्चे, चले आगे चलते हैं। अब आप देखें जैसे लिखा हुआ है CuCl4 2-। अब ये आपके पास एक ऐसा ट्रांजिशन मेटल आयन होगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है भाई D8 पर एंड नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो अब ये क्या बनाएगा, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये बता देगा आपको, एग्जामिनर आपको क्लू दे देगा कि भाई यहाँ पर ये एक ऐसा ट्रांजिशन मेटल आयन है, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है ये कि जिसके पास आइसोमर नहीं होंगे। यानी अगर उसने यहाँ पर हमें क्लू दे दिया नो आइसोमर, तो हम समझ जाएंगे भाई इसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। आइसोमर दे नहीं रहा, इसका मतलब टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, सर इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन पूरे कंपाउंड की होगी CuCl4 की या सिर्फ कॉपर की? सिर्फ कॉपर की। ओके सही सर। है। अच्छा देखें, आप उसको इतनी मुश्किल में ना फंसे ना, आप सिंपल सा आप ये देख लें कि भाई उसने आपको क्लू दिया हुआ है कि ये एक ऐसा है जो कि आइसोमर नहीं बनाएगा, या उससे भी आसान मैंने आपको बताया कि अगर चारों के चारों एनाइन एक जैसे होंगे तो भी आप आइडिया लगा सकते हो, एक शॉर्टकट है कि भाई यार ये भी जो है इसको वो होगा, आपके पास टेट्राहीड्रल होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना चाह रहे हैं तो आप देख लें कि यहाँ पर कॉपर का चार्ज 2+ है, और कॉपर 2+ जो होता है उसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो ये हो गया आर्गन 18। उसके बाद ये होता है आपके पास 4s1 और 3d10 होता है। एक तो ये हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसके अलावा हम ऑर्गेनिक एक और क्या लिखते हैं, हम ये भी लिखते हैं अगर आपको याद हो तो 4s2 और 3d9। तो अगर ये दो रिमूव होंगे तो कॉपर 2+ बनेगा, कॉपर 2+ बनेगा। तो डेफिनेटली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें D8 पर एंड नहीं होगी। ओके सर। एक मिनट रुकिएगा, उसको स्पाइडरमैन चाहिए, देखें जरा मैं पढ़ा रहा हूँ तो स्पाइडरमैन चाहिए। चले भाई, तो यहाँ पर आ गए। उसके बाद आप इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कॉपर 2 आइन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 पे एंड हो रही है, तो डेफिनेटली टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चारों के चारों एनाइन एक जैसे हैं, इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या क्लू एग्जामिनर ने दिया कि ये एक भी आइसोमर नहीं बनाएगा तो ये टेट्राहीड्रल हो सकता है। ठीक है भाई बच्चों, ये तीनों क्लूज आपने देखने। ऑलराइट, जी सर। उसके बाद आपके पास नीचे वाली एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो नीचे वाली एग्जाम्पल में आपके पास देखें दो अलग अलग तरह के क्या आ गए हैं, आपके पास लिगेंड्स आ गए हैं। जब दो अलग अलग तरह के लिगेंड्स आपके पास आ जाएंगे और टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बन रहा होगा, तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई ये स्क्वायर प्लेनर भी बना सकता है और ये टेट्राहीड्रल भी बना सकता है। अब पता ये चल रहा कि एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई ये दो स्ट्रक्चर देगा, ये दो डिफरेंट आइसोमर देगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। स्क्वायर प्लानर के अंदर यहाँ पर दो आइसोमर्स हो सकते हैं। आप देखें अगेन वही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ बनेंगे। और आप कह सकते हैं भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस और ट्रांस बनेगा, और जब सिस और ट्रांस बनेगा तो जो ट्रांस होगा वो अपोजिट होंगे, जो सिस होगा वो सेम होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है सो इट वुड बी ट्रांस, और अगर एक जैसी डायरेक्शन में है देन इट वुड बी सिस। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू, जी सर। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को तो बता दें मुझे जल्दी से। चलिए कॉपर वाला बता दो। नहीं सर अभी तक तो नहीं। ठीक हो गया, चलें आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो आगे चलते वक्त हमारे पास लिगेंड्स के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाते हैं जो कि हमें करने हैं। तो लिगेंड के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हम करते हैं तो उनमें क्या मामला होते हैं जरा देखिए। इसको हम बोलते हैं लिगेंड एक्सचेंज, लिगेंड एक्सचेंज, या आप इसको कह सकते हैं लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपको एक थ्योरी का पता होना जरूरी है जो कि आप एसिड बेसिस में पढ़ चुके हो बच्चों। एसिड बेसिस में आपने क्या थ्योरी पढ़ी थी, एसिड बेसिस में आपने ये थ्योरी पढ़ी, तीन अलग अलग डेफिनेशंस आपने एसिड और बेसिस की पढ़ी थी, जिसमें आपने देखा था कि एक एसिड और बेसिस की डेफिनेशन जो है लुईस की भी थी। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है, और जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। तो अगर आप इसकी बात करें मेटल आयन वर्सेस लिगेंड्स, तो इस
पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देख सकते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपके पास लिगेंड्स होंगे, ये लोन पेयर प्रोवाइड करते हैं डेटिव बॉन्डिंग के लिए, तो दे आर बेस, और ये एक्सेप्ट करते हैं तो दे आर एसिड्स। तो अकॉर्डिंग टू लुइस हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हिच वन इज एसिड एंड व्हिच वन इज बेस ओवर हियर। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है जैसे कि वो लिगेंड्स जो कि बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे, जो अपना लोन पेयर बहुत तेजी से प्रोवाइड कर देंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। जैसे फॉर सपोज आपको याद होगा, हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था कि अगर आपके पास कार्बन चेन लग जाए अमाइन के साथ, तो वो जो कार्बन चेन लगेगी, तो कार्बन चेन जो होते हैं उनके पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्रोवाइड करते हैं। तो जब नाइट्रोजन एक तो ऑलरेडी लोन पेयर लिया हुआ है, उसकी एबिलिटी है कि वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और पीछे से जो है मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप उसको बकअप कर रहे हैं कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ आपको, आप आगे दे दो। तो वो जो नाइट्रोजन था बड़ी जल्दी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा था, तो इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग था। अगर आप अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको बकअप करे, तो वो एज कंपेयर टू अमाइन जो है वो आइस थोड़ा सा कम आपके पास क्या होगा, वीकर लिगेंड होगा। और अगर आप फिनाइल अमाइन की बात करेंगे तो उल्टा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो सबसे वीकेस्ट होगा, याद होगा आप लोगों को, राइट बच्चों? यस सर। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास उतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाएगा। और जैसे आपने जो इससे पहले आपने ओ लेवल्स में या एएस में आपने पढ़ा था, द हाईली रिएक्टिव मेटल या हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट्स, सेम एज इट इज यहाँ पर भी यही सिनेरियो है। द हाईली रिएक्टिव या you can say that strong ligand can easily displace the weak ligands from the complexes. All right बच्चों, यस सर। अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें एक फील्ड का प्रॉब्लम होता है, वो फील्ड जो है कहलाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीकर फील्ड। अब आप देखें फॉर सपोज आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होगा या वीक लिगेंड क्या होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी से प्रोवाइड कर देगा पेयर, और वीक वाला जो होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने में थोड़ी सी सुस्ती दिखाएगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो क्यों कहलाएगा, देखिए आपके पास ये डी ऑर्बिटल है, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो डी ऑर्बिटल में अपने पास जो है इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो फॉर सपोज अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर ये एनर्जी गेन करके फॉर सपोज ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दो अलग अलग इसके अंदर अलग अलग पेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ऊपर दो हो गए, नीचे तीन इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाई एनर्जी वाले और लो एनर्जी वाले अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अगर यहाँ पर आप देखें एनर्जी डिफरेंस अगर आप देखें ज्यादा हो, तो डेफिनेटली जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी। तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहलाएंगे, और जो एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वो वीक फील्ड लिगेंड्स कहलाएंगे। तो बस यही वजह है कि व्हाई सम लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड सम लिगेंड्स आर वीकर। और जो स्ट्रॉन्गर होते हैं वो डार्क कलर प्रोड्यूस करते हैं, और जो वीकर होते हैं वो लाइटर कलर प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट बच्चों, you just need to keep remember that stronger ligands can display the weaker ligands from their complexes. All right? तो ये फील्ड वाली बात वापस बताएं। फील्ड वाली बात ये है कि बेटा देखो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप करके हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, और अगर अगर जब हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, आप देखें मैंने यहाँ पर डिफरेंस भी ज्यादा क्रिएट किया है सिर्फ इस वजह से ताकि इजीली बात समझ में आ जाए। अगर एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है तो इट वुड बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अगर एनर्जी का डिफरेंस कम है एंड इट वुड बी वीक फील्ड लिगेंड। ऑलराइट, थैंक यू। यस सर। अब देखें इसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर दो मेटल्स हैं जो कि हमें याद करने हैं, लाजमी वो हमारा पार्ट है एग्जाम का, सिलेबस का पार्ट है क्योंकि, तो वो हमें पहले पढ़ना है। उसके बाद जो है उसके अलावा जो है वो हम जो है अगर वो हमसे पूछता है पास पेपर्स में या किसी तरह के पेपर के एग्जाम के क्वेश्चन वो हमसे पूछता है किसी और मेटल के बारे में या किसी और तरह के कंपाउंड के बारे में, कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो डेफिनेटली वो हमें इंफॉर्मेशन देगा और फिर उसके हिसाब से वो हमसे सवाल पूछेगा। राइट, तो जरा देखिए हमारे पास पहला वाला जो है वो क्या है, वो है कॉपर से रिलेटेड एग्जाम्पल। पहली जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है कॉपर से रिलेटेड, और इसका काफी ताल्लुक आपके ओ लेवल्स और एएस से भी है, तो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। फॉर सपोज आपके पास एक कॉपर का हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है व्हिच इज दिस, ये कॉपर कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ठीक है ना। ये डेफिनेटली कॉपर का सॉल्ट है, तो इसका कलर कैसा होना चाहिए, इसका कलर होना चाहिए ब्लू। दिस इज ब्लू सॉल्यूशन। अगर आपको याद हो ओ लेवल से आप याद करते आ रहे हैं कॉपर 2+ आयन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ब्लू होते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, फॉर सपोज आपने इसके अंदर डाल दिया अमोनिया, आपने इसके अंदर क्या डाला अमोनिया,
जब आप इसके अंदर एक्वस अमोनिया डालेंगे, जब आप इसके अंदर एक्वस अमोनिया डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स, तो आपको याद होगा कि आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि अगर आप फ्यू ड्रॉप्स अमोनिया डालते हो भाई कॉपर के सॉल्ट के अंदर, तो इट वुड प्रोड्यूस लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स। क्या बनाता है वो? लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनाता है। वो लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स इसलिए बनाता है क्योंकि आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है भाई। क्या बन जाता है आपके पास? कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इसके क्या बन जाते हैं आपके पास? लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स। क्या बन जाते हैं आपके पास? लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स। ऐसे ही बच्चों, क्योंकि ये सॉलिड बन रहा है तो इसलिए लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स। ऑलराइट। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्या होता था? उसके बाद ये होता था कि हम इन ब्लू प्रेसिपिटेट्स के अंदर क्या डाल देते थे? हम इसके अंदर एक्सेस अमोनिया डाल देते थे। हम क्या डाल देते थे? इसके अंदर एक्सेस अमोनिया डालते थे। तो ये डिसॉल्व होने के बाद डार्क ब्लू सॉल्यूशन देता था। तो भाई डार्क ब्लू सॉल्यूशन क्यों देता था? डार्क ब्लू सॉल्यूशन देने की इसकी वजह ये होती थी कि आपके पास उसके अंदर वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना के एक नया कंपाउंड बना लेता था, जो कि कुछ इस तरह से होता था। ठीक है भाई। तो अमोनिया is stronger stronger field ligand as compared to water. So ammonia can easily displace water, and it would form the complex of copper with ammonia, and the color of this is dark blue solution. This is dark blue. या इसको हमने देखा था कि ये डीप ब्लू सॉल्यूशन भी कहला रहा था। अगर आपको याद हो, अगर आपने वो याद किया था, तो ये डीप ब्लू सॉल्यूशन भी कहीं कहीं लिखा हुआ था। ऑलराइट बच्चों, ऐसी है। Yes, sir. उसके अलावा ये जो दो अलग अलग आपके पास रिएक्शन हुए हैं, दो स्टेप्स में मैंने अलग अलग रिएक्शन कराए हैं, तो इन दोनों रिएक्शंस के अलग अलग नाम भी हैं भाई। जब आपके पास प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाते हैं, कहीं पर भी कोई रिएक्शन हो, वहां प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हो, तो वो रिएक्शन कहलाता है आपके पास प्रेसिपिटेशन मेथड। वो आपके पास क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन मेथड। ये आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि जब दो सॉल्युबल सॉल्ट आपस में मिलते हैं और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं और एक सॉल्युबल बनाते हैं, तो प्रेसिपिटेट्स जनरेट होते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट के। जब वो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हो। तो यहाँ पर आपने अमोनिया को और कॉपर के सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया, दोनों ही एक्वस थे और फिर आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बने। तो इस वजह से इस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया भाई? इसका नाम दिया आपने प्रेसिपिटेशन। क्या नाम दिया आपने इसको बच्चों? Precipitation. Is that right, every one of you? Any problem? Sir, H2 Yes, sir. और OH different ligands, right? H2O अलग है और और- NH3 अलग। नहीं, H2O और OH. देखो OH भी जो है H2O का पार्ट है, तो आप कह सकते हैं कि OH और H2O ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बट देयर वुड बी अ चेंज इन चार्ज एंड देयर विल चेंज इन द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, बट उनकी ऑलमोस्ट जो रिएक्टिविटी होती है या उनकी जो आप कह लें कि उनकी जो फील्ड होती है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। सर ये OH लेकिन लिगेंड तो नहीं है ना? OH लिगेंड बन सकता है बिल्कुल बच्चों। लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा ये दूसरा वाला। ठीक है, OH लिगेंड बन सकता है क्योंकि इट कैन प्रोवाइड लोन पेयर, और OH के पास 3 लोन पेयर होते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन जो होता है उसके पास एक और पेयर बन जाता है उसकी वजह से। सर अगर हम एक्सेस NH3 डायरेक्ट रिएक्ट करवाते हैं CuH2O6 से, तो ये बन जाएगा डायरेक्ट डार्क ब्लू वाला। डायरेक्ट ही बनेगा, ऑब्वियसली डायरेक्ट ही बनेगा, बीच वाला आएगा नहीं फिर। ठीक है, चलें बच्चों आगे चलें। यस सर। Yes, तो sir. ये कॉपर का एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी कॉपर की कि आप ये इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये है, देखें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कॉपर की। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास कॉपर की ये हो सकती है कि आप इसी कॉपर में, जिसके अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, इस कॉपर के अंदर आप क्या डाल दें? इस कॉपर के अंदर आप एसिड डाल दें। फॉर सपोज ये कॉपर है, 6 वाटर के लिगेंड्स इसमें अटैच्ड है, 2+ इसका चार्ज है। आप इसके अंदर क्या डाल दें बच्चों? इसके अंदर आप डाल दें डाइल्यूट HCl। क्या डाल दें आप इसके अंदर? dilute HCl डाल दें। So you would see that there would be no reaction. You would see that there would be no reaction. All right बच्चों, सर क्यों? इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन आपके पास ये होगा बिकॉज आप कह सकते हैं कि यहां लिख लेते हैं इसका रीजन, बिकॉज chloride is a weaker ligand than H2। ठीक है भाई,
H2O से हल्का लिगेंड है ये, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो है आपके पास डिस्प्लेस नहीं करेगा। बट द प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जब आपके पास ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डाला जाएगा। देखिए, अच्छा आपने ओ लेवल्स में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, आपको याद होगा कि अगर आपके पास फॉर सपोज कॉन्सेंट्रेटेड क्लोराइड का सॉल्ट होता था तो एनोड पे जो प्रोडक्ट बनती थी वो क्लोरीन बनती थी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होता था तो एनोड पे प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड के जरिए ऑक्सीजन गैस बनती थी। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाए किसी लिगेंड की, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाए किसी लिगेंड की, तो वहां मामलात चेंज हो सकते हैं, वहां मामलात थोड़े से चेंज हो सकते हैं। तो जरा आइए देखिए इस पार्ट को आप देखते हैं कि फॉर सपोज आपके पास कॉपर है, उसके अंदर आपने वाटर लिगेंड लगाए हुए हैं 6 और इसका चार्ज है 2+। तो अगर ऐसी सिचुएशन में बच्चों, ऐसी सिचुएशन में अगर आप क्या डाल दें, ऐसी सिचुएशन में आप डाल दें कॉन्सेंट्रेटेड HCl। देखिए मैं क्या डाल रहा हूँ इस बार मैं डाल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि आपके पास क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि जो लिगेंड है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। लिगेंड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, लिगेंड डिस्प्लेस हो जाएगा। और याद रखें इसका बैकवर्ड रिएक्शन भी है। अगर फॉर सपोज आप इस सिचुएशन में आपके पास क्लोराइड है, अगर आपके पास क्लोराइड है और आप इसके अंदर क्या डाल दें, एक्सेस वाटर डाल दें, अगर आप इसके अंदर एक्सेस वाटर डाल दें तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज हैविंग अ ब्लू सॉल्यूशन, और जब आप इसको क्लोराइड से ट्रीट करा देते हो और क्लोराइड बन जाता है तो इसका कलर आता है येलोइश ग्रीन सॉल्यूशन। तो दिस इज येलोइश ग्रीन सॉल्यूशन। सही है भाई, ये आपने याद रखना है। और इसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए बात, आप इसको आराम से इसको याद भी कर लो। सो यू कैन से दैट वी कैन डिस्प्लेस stronger ligands, we can displace stronger field ligands with by the weaker field ligand। सर ये कैसे पता चलेगा और कि कौन इसकी सा स्ट्रॉन्गर है सिचुएशन, कौन सा वीक है? अच्छा उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वो लिखवा दूंगा, उसकी आपके पास एक सीरीज में मैं लिखवा देता हूँ बच्चों को, आमतौर पर वो मैं लिखवा देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा उसमें कौन सा स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीकर है, ठीक है ना। ओके और how can we do this? By just increasing the concentration of weaker ligand. By how can we do this? By increasing the concentration. By increasing the concentration of weaker field ligand. आप ये काम कर सकते हैं, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं तो आप इजीली वीकर वाले के जरिए स्ट्रॉन्गर को आप रिप्लेस करा सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, सही है भाई। यस सर। उसके बाद हमारे पास दूसरा वाला आ जाता है। दूसरा वाला आपके पास है क्या, एक तो कॉपर की बाल की, दूसरी हमारे पास है कोबाल्ट की बाल। कोबाल्ट हमारे पास हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो कि हमें पता होना चाहिए। कॉपर और कोबाल्ट ये दो मेटल्स हैं ऐसे जिनके सॉल्ट्स का पार्ट हमारे सिलेबस में है, तो हम वो यूज कर सकते हैं। तो सेकंड वाला जो है आपके पास आ गया कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का आपके पास ये एक सॉल्ट है COH2 के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके पास यहाँ आ गए, चार्ज 2+। अगर इसके अंदर आप दोबारा से क्या डालते हैं, आप एक्वस अमोनिया डालते हैं, वही जो अभी हमने पीछे किया था। एक्वस अमोनिया हमने इसमें डाला और उसके अंदर क्या डाले बच्चों, फ्यू ड्रॉप्स डाले पहले फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं। तो आपके पास क्या बनेंगे यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर बनेगा प्रेसिपिटेट्स। कोबाल्ट के आपके पास क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, एक्सेस कर देंगे। इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको एक्सेस अमोनिया डाल देंगे। एक्सेस अमोनिया डालेंगे तो क्या होगा वो हमें देखना है। सबसे पहले आपके पास क्या बनेंगे, कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। और इसका कलर होगा आपके पास इसका कलर होता है पिंक सॉल्यूशन, इसका कलर होता है आपके पास पिंक सॉल्यूशन। यहाँ बन जाएगा आपके पास ब्लू प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। जब आप इसको एक्सेस कर देंगे
तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, आपके पास बना लेगा कोबाल्ट NH3, सारे के सारे NH3 यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे उसके वाटर से, और ये 2+ हो जाएगा और उसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास ब्राउन सॉल्यूशन। आपके पास हो जाएगा ये ब्राउन सॉल्यूशन। और अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया, अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया तो इसकी एबिलिटी ये है कि ये क्या हो जाता है भाई, ये फर्दर आपके पास ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा आपके पास, ये आपके पास इसका चार्ज, आपने अगर इसको लेफ्ट ओपन छोड़ दिया इन एयर, या ये यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर ये चार्ज बढ़ जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से, चार्ज 3+ हो जाएगा और इसका कलर होता है डीप रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन। ऑलराइट बच्चों, यस यस सर। सर। तो ये आपने याद रखना है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन ऑफ यू? तो रेडिश ब्राउन की जगह ब्राउन भी लिख सकते हैं। यार एक्सेप्टेबल हो जाता है बट कोशिश करेंगे रेडिश ब्राउन लिखने ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ठीक। ये हो गई आपके पास पहली बात, देखें पहली वाली बात हो गई, हमने यहाँ पहली बात कर ली कोबाल्ट की भी। चले आए कोबाल्ट की दूसरी बात करते हैं। कोबाल्ट की अगर दूसरी बात करें तो कोबाल्ट की दूसरी बात हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होती है। फॉर सपोज आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड हो, ठीक है ना, तो आपके पास इसका जो कोबाल्ट क्लोराइड होता है ना, एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होता है। दरअसल अगर आपको, आपने IGCSE पढ़ा हो, क्योंकि अभी GC में तो अभी इंक्लूड हुआ है ये टेस्ट, तो ये टेस्ट है वाटर की प्रेजेंस का टेस्ट। वाटर की प्रेजेंस चेक करने के लिए आप जो है ये पेपर यूज करते हैं, कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर। कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर जो होता है वो होता है इटसेल्फ आपके पास ब्लू कलर का होता है वो, और जब वो पानी को एब्जॉर्ब करता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर व्हिच इज ब्लू इन कलर, ठीक है ना। ये पेपर होता है, इसको बोलते हैं कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर। ये होता है कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर। व्हेन इट absorbs water it is going to be converted into पिंक कलर। ये ब्लू से क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ये मॉइस्चर को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। ये आप इसके काफी काम की चीज होती है। तो आप देखें जब ये पानी को एब्जॉर्ब करता है तो क्योंकि वाटर आपके पास हाईली ये कैसे स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है, सो इट कैन इजीली डिस्प्लेस क्लोराइड। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाता है। कि ये रिएक्शन आपके पास हो सकता है, और यहाँ पर अब आपके पास कैसा कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है ना। आपका जो पेपर होगा वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। और इफ यू वांट, अच्छा इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप पानी ऐड करेंगे, सिंपल पानी ऐड करेंगे काम हो जाएगा, क्योंकि जो हाई आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्गर जो लिगेंड्स होते हैं वो तो इजीली डिस्प्लेस कर देंगे, नॉर्मल कंडीशंस पे भी कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये रिएक्शन बैकवर्ड जाए, दोबारा से ये रिएक्शन हो, तो इसके लिए फिर आपको कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं वीकर फील्ड लिगेंड आपके स्ट्रॉन्गर लिगेंड को एक्सचेंज करे, उसको रिप्लेस करे, तो उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप डाइल्यूट HCl डालेंगे तो काम नहीं बनेगा, आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालना पड़ेगा। सेट राइट बच्चों? ठीक है बच्चों? यस सर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन ऑफ यू? नो सर। चले, तो ये हो गया आपके पास कोबाल्ट और कॉपर जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट था। इसके अलावा हमारे सिलेबस के अंदर एक और छोटा सा पार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, वो है थर्ड वन, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। ये भी हमारे सिलेबस में है, जो कि आपको लाजमी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, हीमोग्लोबिन लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे इसका सीन ये है कि सिंपल एज दिस, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है, जब हम आमतौर पे ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ भाई, ऑक्सीजन के साथ। ये कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और इस वजह से पूरी बॉडी के अंदर जहां जहां
जहां जहां ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हमें, ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। ऑलराइट बच्चों, बट अगर कोई इंसान कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर ले, अगर कोई इंसान कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर ले, अगर वो क्या कर ले, इनहेल कर ले कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्ट्रॉन्गर लीगेंड। ये क्या है आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके पास स्ट्रॉन्गर लीगेंड है, तो फिर ये ऑक्सीजन को क्या कर देगा, इजीली डिस्प्लेस कर देगा। तो आपके पास जो HbO2 था, वो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन का हो गया अगर, तो फिर वो जो है ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर कर खुद वहां लग जाएगा कॉम्प्लेक्स में, और फिर इसका आपको पूरी बॉडी में ये नुकसान होगा कि आपकी जो बॉडी होगी वो ऑक्सीजन को गेन नहीं कर पा रही होगी, वो ऑक्सीजन को क्या नहीं कर पा रही होगी, गेन नहीं कर पा रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में से ये नुकसान खत्म हो जाए, तो फिर आपको पता है कि आपको क्या करना होगा, आपने एक्सेस ऑक्सीजन लेनी होगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज वीकर लीगेंड। आपके पास क्या है, वो वीकर फील्ड लीगेंड है। अगर आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन वापस से अपनी जगह पर आ जाए, हीमोग्लोबिन में आ जाए, तो आपको मजबूरी है कि आपको एक्सेस ऑक्सीजन जो है इनहेल करना पड़ेगी, जिसकी वजह से फिर वो हीमोग्लोबिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना चुका होगा, फिर वो रिमूव करके ऑक्सीजन के साथ वापस से कॉम्प्लेक्स बनाएगा। Is that right, every one of you? जी सर। Any problem? All clear? यस सर। चलें, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आज एक और चीज की, और हम इस ट्रांजिशन मेटल को आज कोशिश करके खत्म करने वाले हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि हमें करनी है वो क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसकी बात करने वाले हैं हम, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करने वाले हैं, जो कि कहलाता है के स्टेबलाइजेशन। ठीक है ना? This is again the same thing as we did in AS equilibrium constant, right? हमने उसमें डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े। स्टार्ट में KC पढ़ा, हमने KP पढ़ा, ये हमने कहाँ पढ़ा, ये हमने AS में पढ़ा। फिर हम A2 में आए तो हमने KA पढ़ा, KW पढ़ा, फिर हमने KSP, और अब हम K पढ़ रहे हैं, K स्टेबलाइजेशन। तो ये आपके पास एक और कांस्टेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इसको क्या लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं K स्टेबलाइजेशन। K स्टेबलाइजेशन इज एन equilibrium constant. Again, this is what? This is equilibrium constant. आपने याद रखना है K stabilization is actually equilibrium constant. ये equilibrium constant है, और है किस चीज का? This is for the formation of complexes. It is the stability constant is actually the equilibrium constant for the formation of complexes. For the formation of complexes, and you must need to remember कि आपको ये definition complete करनी है, तो आपको लिखना पड़ेगा in aqueous solution। आपको लिखना पड़ेगा in aqueous solution। जब आपके पास complexes के aqueous solution बनते हैं, तो वहां पर जो आपके पास constant, आप product over reactant का जो आप concentration का constant लिखते हो, उसको आप बोलते हो K stabilization। क्या बोलते हैं उसको? K stabilization, right? यस सर। बात समझ में आती है every one of you? यस सर। चलें, इसको हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ इसके बारे में, उसको जरा हम लिख लेते हैं यहाँ पर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर सपोज आपके पास, आप बात कर रहे हो किसकी, के स्टेबलाइजेशन की, सो यू कैन से दैट के स्टेबलाइजेशन is used for stability of complex, for stability of complex। अब जो कॉम्प्लेक्स आपके पास बना है, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या है, वो कितना स्टेबल है, ये इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस with higher value of K stabilization are more stable। वो सारे कॉम्प्लेक्सेस जिनकी K स्टेबलाइजेशन की वैल्यू ज्यादा होगी,
बड़ी वैल्यू होगी, लार्जर वैल्यू होगी, वो कंसीडर किए जाएंगे कि दे आर मोर स्टेबल। इज दैट राइट बच्चों? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू? जिसकी वैल्यू कम होगी वो लेस स्टेबल, जिसकी ज्यादा होगी वो मोर स्टेबल। इज दैट राइट? जी सर। Yes, sir. के अलावा 2 पॉइंट और हैं जो आप इसकी, जब आप फॉर सपोज एक्सप्रेशन लिख रहे होते हो तो उस वक्त आपको क्या 2 पॉइंट याद रखने हैं? नोट फॉर राइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ केस स्टेबलाइजेशन, नोट फॉर राइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ केस स्टेबलाइजेशन। जब आप स्टेबलाइजेशन की एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है? आपने याद रखना है चार्ज जो आप लिखते हो। क्या लिखते हो आप? चार्ज जो होता है वो हमेशा अंदर लिखा जाएगा। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी इनसाइड द ब्रैकेट, या आप कह रहे हैं वुड बी इनसाइड, वुड बी इनसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा भाई, ब्रैकेट के अंदर चार्ज लिखा जाएगा। ये आपने याद रखना है। इसका सीन क्या है? सीन कुछ ऐसा है, जैसे फॉर सपोज मैं आपको इसकी एग्जांपल लेके समझाऊं। अच्छा, एग्जांपल से पहले मैं आपको दोनों पॉइंट लिखवा देता हूं, फिर हम एग्जांपल भी कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है भाई? और दूसरी पॉइंट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो होती है वो एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा फिक्स होती है। So it is not going to be the part of the expression. So you can say that water would not be the part of expression. Water would not be the part of expression. तो expression का part नहीं होगा water जब आप केस स्टेबलाइजेशन की लिख रहे होगे। क्या? जब आप इसकी एक्सप्रेशन लिख रहे होगे। ठीक है ना? All right? Yes, sir. All right बच्चों, चले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जब आप एग्जाम्पल की बात करते हो, एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हो बच्चों, जरा देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 को जरा गौर से देखिए। अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो फॉर सपोज मेरे पास क्या है? मेरे पास है कॉपर, ठीक है ना? कॉपर और ये वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स, और इसका चार्ज कितना लिखा हुआ ऊपर बच्चों? 2+, राइट? और जब मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ? मैं इसके अंदर डालता हूँ अमोनिया। अगर मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ? अमोनिया, तो बच्चों क्या हो जाता है? फॉर सपोज ये रिएक्शन, फॉर सपोज आपके पास ये रिएक्शन होता है। कॉपर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 अमोनिया से क्या हो जाते हैं? फॉर सपोज रिप्लेस हो जाते हैं, और आपके पास बन जाता है क्या? 2+ का चार्ज अभी भी अपनी जगह पर है, साथ साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। बच्चों ये इक्वेशन है फॉर सपोज। तो अगर आप याद हो आपको, तो व्हाट इज केसी? केसी आपके पास क्या होता है? केसी आपके पास होता है concentration of product over Concentration the of concentration reactant. of reactant। ये आपके पास जो है केसी होता था। और अगर आप इसको हम अल्फाजों में लिखते थे तो आप ऐसे लिखते थे, कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप ब्रैकेट यूज करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट, राइट? और रिएक्टेंट के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ऐसी है? बिल्कुल ऐसे। जी अब आप सर। याद रखें कि आपके पास ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये डिफाइन कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन को। ये वाला जो ब्रैकेट है ये आपको क्या डिफाइन कर रहा है? दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या है बच्चों? ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो जब आप के स्टेबलाइजेशन की इक्वेशन लिखोगे तो आपने ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये नहीं लिखना, इसकी वजह से जो चार्ज 2+ लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर वो अंदर आ जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन वाला ब्रैकेट लगेगा। ठीक है ना? तो आपने इसको इस तरह लिखना है। जरा देखिएगा और से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टेबलाइजेशन जब आप लिखोगे तो प्रोडक्ट मैंने लिखा फॉर सपोज ना, तो प्रोडक्ट ये है, दिस इज दिस वन, दिस इज प्रोडक्ट, राइट बच्चों? यस सर। Yes. अब इसका जो चार्ज है ना ये मैंने लिख दिया ऊपर, राइट? बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर काट दिया हमने, वो नहीं लिख रहे हम। 2-2 बार हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, दिस इज व्हाट? द स्क्वायर ब्रैकेट व्हिच इज शोइंग द कंसंट्रेशन ऑफ दिस लिगेंड, ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, सॉरी, राइट? यस सर। Yes, और sir. साथ में एक और प्रोडक्ट है आपके पास। क्या चीज है बच्चों? प्रोडक्ट एक और वाटर है, नहीं लिखेंगे। Water नहीं लिखेंगे लिखेंगे। तो
a pure liquid और इसकी concentration हमेशा fix होती है, so we are not going to make this water molecule as a part of the equation, so we are just skipping this, right? और नीचे हम क्या लिख देंगे भाई, नीचे लिख देंगे concentration of reactant. तो again reactant की concentration लिखते वक्त भी this time square bracket for the concentration, और ये copper और water ligands आ गए और ये आ गया आपके पास charge अंदर inside the bracket आपने लिखना है, and this is a multiple. तो ये NH3 आ गया, and we know that NH3 जो होगा इसके ऊपर पावर लगेगी क्या, 4. We know that. What is this? This is the coefficient, and coefficient are always the power of the reactant or product, right बच्चों? Yes sir. So this is what, this is K stabilization आपके पास. सर अगर सॉलिड होता वो लिखा जाता इक्वेशन, कुछ और होता तो वो डेफिनेटली लिखा जाता, ठीक है. अब बच्चों अगर आपको इसकी वैल्यूज गिवन हो तो आप क्या करें, इनकी वैल्यूज जो है पुट करें और आंसर निकाल लें, ठीक है ना. इसके अलावा मैं आपको एक और चीज सिखा रहा हूँ यहाँ पर, दैट व्हिच इज यूनिट राइट नाउ. यूनिट भी निकाल सकते हैं आप इसका, और यूनिट भी आप ऐसे निकालेंगे जैसे कि आपने निकाला था किसके अंदर, जिस कैरेक्टर के आपने निकाला था केसी के अंदर. ऊपर देखें कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ऊपर 1, नीचे कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कितनी है, 4 और 1. तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास कितनी बचेगी, 4 बचेगी. तो ये आपके पास बचा 4, सपोज 1 ओवर कॉन्सेंट्रेशन 4, ठीक है ना. अब कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन आपके पास होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी पावर है 4, ठीक है ना. तो इसका मतलब है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 ओवर मोल 4 और डेसीमीटर क्या हो गया आपके पास 12. जब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो यूनिट आपके पास क्या बन गया, मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स, और डेसीमीटर आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव. ऑलराइट बच्चों, so this is the unit of this expression. Alright everyone? यस सर. Yes sir. Right बच्चों? जी सर. चले एग्जाम्पल एक और करते हैं भाई. एग्जाम्पल करने से बात ज्यादा अच्छे से समझ में आती है. एग्जाम्पल नंबर 2. अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हो बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर 2 जरा देखिए मैं आपको क्या देने वाला हूँ. एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर मेरे पास एक रिएक्शन है यहाँ पर, which is right like this. आयरन के साथ वाटर मॉलिक्यूल है 6, लिगेंड्स के तौर पर वर्कआउट कर रहे हैं. यहाँ पर इसका चार्ज है 3+. जब ये साइनाइड के साथ मिलता है तो आपके पास आप देखें क्या होता है, साइनाइड के साथ मिलने की वजह से ये बन जाता है आपके पास Fe साइनाइड 4 टाइम्स, और साथ साथ आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स 2 मरतबा, और इसका ओवरऑल चार्ज आपके पास 1 माइनस हो जाता है, साथ साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं. जब जल्दी से आप जो है इसकी एक्सप्रेशन बना लें और साथ साथ आप जो है इसका यूनिट निकाल लें जल्दी से. एक्सप्रेशन along with unit. अच्छा मैं आपको एक और इसका मैकेनिज्म भी करके दिखा देता हूँ इस प्रोसेस का. जरा एक बार मैकेनिज्म भी देख लें. मैकेनिज्म में यहाँ इसको लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग जो है एज अ होमवर्क कर लेना इसका जो एक्सप्रेशन वगैरह हो. इसका मैकेनिज्म देखिए जरा. मैकेनिज्म मतलब होता कैसे ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसे होता है जरा देखें. आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनिशियली आपके पास आयरन जो था उसके साथ 6 लिगेंड्स थे वाटर के एज अ चार्ज ऑफ 3+. पहले एक नाइट्राइल आया होगा, ठीक है ना, पहले एक नाइट्राइल आया होगा, उसने क्या किया होगा, उसने इसको रिप्लेस किया होगा, ठीक है ना. पहले एक नाइट्राइल आया होगा, उसने एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या किया होगा बच्चों, रिप्लेस किया होगा. एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या किया होगा बच्चों, उसने रिप्लेस किया होगा एक दफा में. तो ये चार्ज आपके पास कम होकर क्या हो गया होगा, 2+ हो गया होगा, ठीक है ना. एक नेगेटिव आ गया तो एक 2+ हो गया, एक वाटर बन गया. फिर अगले स्टेप में क्या हुआ होगा, अगले स्टेप में आपके पास फॉर सपोज ये वाला जो आपके पास आयरन वाला कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक नाइट्राइल आ गया, 5 वाटर के मॉलिक्यूल है. तो ये क्या करेगा, ये दोबारा एक और नाइट्राइल से रिएक्शन किया होगा इसने, ठीक है ना, और उसके बाद फिर एक और नाइट्राइल ने क्या कर दिया होगा, इसको रिप्लेस कर दिया होगा. तो यहाँ पर आप नाइट्राइल्स 2 हो गए होंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स आपके पास 4 रह गए होंगे. इसकी वजह से इसका चार्ज 1+ हो गया होगा और वाटर मॉलिक्यूल एक और निकल गया, ठीक है. इसी तरह से थर्ड टाइम भी आपके पास क्या आया होगा, आपके पास आया होगा आयरन,
ये नाइट्राइल 2 नाइट्राइल वाला आयरन और 4 वाटर मॉलिक्यूल वाला, इसका चार्ज 1+ है। जब इसके पास नाइट्राइल आया होगा, क्योंकि नाइट्राइल इज मोर stronger reducing agent, stronger field ligand, so it can replace what, it can replace one more water molecule। तो ये भाई नाइट्राइल आपके पास 3 हो गए होंगे, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल भी 3 हो गए होंगे, और आपके पास इसका चार्ज न्यूट्रल हो गया होगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन गया होगा। एंड यहाँ लास्टली आपके पास क्या हुआ होगा, लास्टली आपके पास यहाँ पर जब आयरन के 3 नाइट्राइल और 3 वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, इसके साथ इसका चार्ज न्यूट्रल है, जब इसके ऊपर एक और साइनाइड ने अटैक किया होगा तो आपके पास क्या हुआ होगा, फिर एक और नाइट्राइल बढ़ गया होगा और एक और पानी का मॉलिक्यूल आपके पास कम हो गया होगा, क्योंकि अब नेगेटिव आपके पास साइन बढ़ है, तो आपके पास ये -1 हो गया होगा, ठीक है ना। और ये वाटर मॉलिक्यूल, और आप सोच सकते हैं कि यार ये रिएक्शन यहाँ क्यों रुक गया होगा, ये रिएक्शन यहाँ इसलिए भी रुक गया होगा कि अब नेगेटिव ऑलरेडी लिगेंड नेगेटिव हो गया है और आपके पास एक और नेगेटिव चार्ज नाइट्राइल इस पर अटैक करेगा, थोड़ा सा ये रिएक्शन हो तो सकता है। आप इसमें ट्रांजिशन मेटल डालो, कैटलिस्ट के तौर पर वो वर्कआउट करेगा, तो ये रिएक्शन तो यहाँ पर हो सकता है पॉसिबल, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पर ये इशू इसलिए हो रहा होगा, रोक रहा होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, अब 2 नेगेटिव एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे, तो इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई होगी, तो इसको रूम टेम्परेचर पे कराना मुश्किल काम हो गया होगा। अब उसको करवाना है आपने, तो डेफिनेटली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ट्रांजिशन मेटल एज अ कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, या उसको आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए ये पूरा मैकेनिज्म आपको लिख के दिखाया है कि जो के स्टेबलाइजेशन होगा इस प्रोसेस का, जो के स्टेबलाइजेशन होगा इस पूरे मैकेनिज्म का, वो किसके बराबर होगा, वो होगा के स्टेबलाइजेशन 1 multiply by K stabilization 2 multiply by K stabilization 3 multiply by K stabilization 4। So all K stabilization of this mechanism are going to be multiplied together to form what? To make K stabilization of overall this reaction। All right बच्चों, सबको बारी बारी निकालना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई बारी बारी निकालना पड़ेगा आपको, उसके बाद, या अगर आपके पास डायरेक्ट दिया हुआ तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं इसको। ओके। सर जिस कॉम्प्लेक्स का Alright, के बच्चों। स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो उसका लिगेंड होगा स्ट्रॉन्गर होगा, राइट? यस, जिसका के स्टेबिलिटी का आंसर कांस्टेंट ज्यादा आ रहा होगा, वो जो है आपके पास ज्यादा स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। ये सारी बातें अपनी तरफ अपने पास आप लिख सकते हैं, और उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट करें और साथ साथ यूनिट निकालें।